हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि आ चुकी है अब वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुकी है। ठीक है, आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता ही दिया था। बाकी अब कितने पद हैं इसके अंदर, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सिलेबस के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ है, ये सारी चीज़ें अपन आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कि पहले तो क्या था कि खूब सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो सिलेबस एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार अपन देखेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब अपन को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अभी भी अगर भाई कोई भी अगर जीरो से स्टार्ट करेगा ना तो अभी भी कर सकता है, क्योंकि अभी अपने पास में 75 डेज़ बाकी है इस ग्राम विकास अधिकारी को, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा अपना 31 अगस्त को। तो गाइस, पहले मैं आपको इसे बता देता हूँ। तो गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन पीडीएफ से देखेंगे, एक एक नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहले मैं आपको वर्बल बता देता हूँ कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है इस बार। ठीक है, क्योंकि लिख रखी है मैंने एक कॉपी के अंदर, तो उस कॉपी से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये 75 डेज़ है अभी अपने पास, तो इनफ टाइम है। अपन अगर अभी भी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भाई जिसको मैथ से डर लगता था तो इन्होंने थोड़ी सी मुसीबत और भी बढ़ा दी है, मैथ के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और मैथ क्या है, पहले तो 40 नंबर की होती थी, तो अब क्या है, मार्क्स तो कम कर दिए इन्होंने, क्योंकि मैथ अब कर दी इन्होंने अपनी 30 नंबर की। और एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो क्या ही कि कंप्यूटर जो है वो इसके अंदर भी ऐड कर दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्या है कि अब ये जो इंडिया हिस्ट्री थी वो रिमूव कर दी है पूरी तरीके से। क्योंकि पिछली बार अगर आप जब मैंने पिछली बार डिस्कस करा था सिलेबस, तो मैंने बताया था कि इंडिया की हिस्ट्री भी और वहाँ से भी 4 से 5 सवाल देखने को मिले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बताया भी था मैंने कि पढ़ना। ठीक है, लेकिन अब वो पोर्शन तो पूरा रिमूव कर दिया इन्होंने। ठीक है, बाकी अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी भी अपने क्या है कि उसमें है, पटवारी के अंदर है। यहाँ पे पॉलिटी का भी ज़्यादा नहीं है, जिक्र नहीं किया गया। पॉलिटी भी अपने पटवारी के अंदर है, और हिस्ट्री हटा दी है पूरी तरीके से। तो अब मैथ है जो 30 नंबर की कर दी है, और कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है, तो भैया अब क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्लियर मैंने बोला कि जब भी फोकस गोल, मतलब जब आपको दिख रहा है कि आपका टारगेट क्या है, तो भाई अब तो स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि अब डेट आ चुकी है पहले से ही कि भैया 31 अगस्त को अपना क्या है कि एग्ज़ाम है। तो आप पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे फुल फ्लैश में। दूसरी बात क्या है कि अब जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कब है, वो भैया 19 जुलाई से, मतलब 19 जून से लेके और अपने कब तक भरी जाएंगी, 18 जुलाई तक भरी जाएंगी। मतलब कि आज कितनी हो गई, 18 हो गई, तो वही 2 दिन बाद 19, कल से फॉर्म भरे जाएंगे अपने। तो कल से 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक लगभग पूरा 1 महीना दिया है इन्होंने अपन को फॉर्म भरने के लिए। और अगर फॉर्म के अंदर आप लोगों से कोई भी दिक्कत हो जाती, कोई भी गलती हो जाती कि भैया मैंने फॉर्म फिल करा था लेकिन जो अभी आप मेरे को कुछ बताना चाह रहे हो वो मेरा मिस हो गया, कि जैसे कि फ़ोटो, खूब सारी चीज़ें एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर अपन कुछ भी गलत फिल कर देते हैं ना, तो फॉर्म फिल करने से 1 महीने पहले, ठीक है, वो विंडो ओपन कर देंगे 7 दिन के लिए, कभी भी 7 दिन के लिए वो विंडो ओपन होएगी। तो आप भाई जो भी दिक्कत है, जो भी गलत फिल कर दिया ना, उसको आप चेंज कर सकते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फॉर्म गलत भी फिल कर दिया हो तो। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है फॉर्म फिल करने से पहले आपको OTR होना जरूरी है, और OTR तो हो ही रखा होगा आपका, क्योंकि तभी अपन ने CET दिया था। सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ पात्रता की। तो भैया इसके लिए एलिजिबल कौन है, तो भाई सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ। तो एलिजिबल है भाई वो बंदे जिनका CET क्लियर हो चुका है। जिनका भी CET क्लियर है ना, वो सब एलिजिबल है, वो सब इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास भी RSCIT है। अब मैं बोल रहा हूँ RSCIT के अलावा भी खूब सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि RSCIT के इक्विवेलेंट ही मान्य हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किसी कंप्यूटर साइंस में, या खूब सारी चीज़ें, या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट, और भी एक दो सर्टिफिकेट है, वो अभी मैं PDF के जरिए आपको एक एक करके बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ अगर आपके पास है उनमें से एक भी, तो RSCIT की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी भाई RSCIT जस्ट अभी कर ही रहा है कि भैया मेरी RSCIT तो अभी क्या है, चल ही रही है, अभी मेरी RSCIT ख़त्म नहीं हुई है, मतलब कि, तो भाई उनको सभी को बता देता हूँ कि भैया आपकी RSCIT अभी चल रही हो कि नहीं चल रही हो। तो क्या है कि उन्होंने बोला है कि फॉर्म फिल करते टाइम क्या है कि आपको RSCIT का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो आप क्या है कि जो एग्ज़ाम रिसिप्ट है उसको लगाओ, अगर वो भी नहीं है तो एफिडेविट बनवा के वो करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो करना पड़ेगा। और RSCIT आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए कब तक भैया, 31 अगस्त तक आपकी RSCIT प्रॉपरली, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए RSCIT का। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया, RSCIT का रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका 31 अगस्त से पहले पहले, तभी आप एलिजिबल रहोगे। 31 के बाद में अगर आपको एक को भी आता है ना भाई, 1 सितंबर को भी, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, फिर वो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल देंगे आप लोगों को। तो ये क्लियर रख लेना। और भाई कोई भी अगर ग्रेजुएशन में, तो भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है कि भैया अपीयरिंग में ही था मैं अभी, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो भाई आपका रिजल्ट भी क्या है 31 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए, तभी आपकी ग्रेजुएशन मानी जाएगी। सीईटी आपने दे लिया, ठीक है, सीईटी क्वालिफाई हो चुके हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपीयरिंग था। लेकिन अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भाई आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो ये भी एक क्लियर कर लेना। तो बस ये 3 ही चीज़ें कि भैया एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने पास में RSCIT का या इसके इक्विवेलेंट जो कि है डिप्लोमा या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट डी ऐसे कुछ करके हैं, ठीक है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट RSCIT। और तीसरी बात है कि अपना, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गई एक तो, और RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दोनों क्या है कि 31 अगस्त से पहले पहले हो जाना चाहिए। एज की बात करूँ तो भाई एज के अंदर क्या है कि इसके अंदर 18 से 18 साल से लेकर 40 साल तक, 40 तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्होंने क्या है 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो 40 प्लस 3 साल की इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया, एज रिलैक्सेशन, तो 43 तक, जिसकी एज 43 है ना भाई वो भी भर सकता है 18 से 43 तक, ठीक है, साफ साफ उन्होंने मेंशन करा है। दूसरी बात करता हूँ मैं, तो भाई इन्होंने क्या बताया कि अपना जो एग्ज़ाम 31 अगस्त को हो गई, फॉर्म फिलिंग डेट मैंने बताई दी आपको कि अपनी 19 तारीख से लेके 19 जून से लेके 18 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे अपने, ठीक है। और बाकी फ़ोटो की बहुत ही ज़्यादा इन्होंने साफ साफ बोल्ड करके लिखा है कि भाई फ़ोटो क्या है कि आपकी 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई आपके अगर पास फ़ोटो खींची हुई है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपकी अगर वो 1 महीने पुरानी है तो उसको अपलोड ना करें, नई फ़ोटो खिंचवाएं अभी लेटेस्ट वाली, और वही फ़ोटो अपलोड करनी है आपको, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपकी बॉडी पे कोई भी विजिबल मार्क है, कोई भी विजिबल मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर, तो उसको मेंशन करो, क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने बोल्ड करके लिखा है। अगर बाद में कुछ हमको दिखता है और आपने मेंशन नहीं करा हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़े चलने के कारण ये सारी चीज़ों को ध्यान में दिया उन्होंने। एक तो बॉडी मार्क के लिए और एक फ़ोटो वाली फ़ोटो, अगर आप भाई काले हो या गोरे हो या जैसे भी हो ना, तो भाई जो भी है आपकी फ़ोटो वही फ़ोटो अपलोड करें, ना कि उसको फ़िल्टर करके ना कुछ करके अपलोड करें, ठीक है। और 1 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी कोई भी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर है क्या भाई सभी को? ये सारी चीज़ें तो सभी को क्लियर होगी। 1 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, बाकी 1 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अगर विजिबल बॉडी मार्क है तो उसको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें, नहीं तो अपन चलेंगे अब डायरेक्ट अपनी PDF की तरफ, क्योंकि वहाँ पे अपन को क्या है कि देखना है कि क्या क्या। और एक थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर फॉर्म भर रहे हो ना तो इस बार थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरना। क्यों सोच समझ के? क्योंकि कितनी पोस्ट किस ज़िले से हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि पोस्टें हैं 850, जो कि बढ़ने के लिए उन्होंने एक लाइन नीचे लिख दी है कि अगर बढ़ेगी तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने से पहले पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो लेकिन अभी उसका कुछ नहीं आया है, तो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन आउट करी 850 पोस्ट पर ही, ठीक है। लेकिन ये बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, और वो कब बढ़ेगी? एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले ही ये बढ़ा के अपन को बता देंगे। तो ये चीज़ें भी आप लोग क्लियर करना, ठीक है, क्लियर रखना। और ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भरो, ये मैं नए सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि अपन को प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई प्रेफरेंस क्या सेलेक्ट करेंगे अपन, प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का भी एक सही, क्योंकि अपन को वहीं पे पोस्टिंग आएगी, और अगर अपन ने प्रेफरेंस ही गलत भर रखी तो भाई वहाँ पे पोस्ट ही कम है, तो आपको कहाँ से प्रेफरेंस आएगी। तो ये थोड़ा सोच समझ के कि आपके आसपास में कौन से ज़िले हैं और कहाँ से कितनी पोस्टें हैं, ये थोड़ा सोच के फिर ही फॉर्म को फिल करना, ठीक है। और इसके लिए मैं खुद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि भाई कौन सा ज़िला आपके लिए सूटेबल है। आप एक बार उससे चेक कर लेना, मैच कर लेना, जो आपको सही लगे फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना। तो अभी इतनी जल्दीबाजी मत करना कि कहीं सोचो कि यार 19 को ही है तो मैं 19 को ही भरूँ, तो 19 का अपना 20 को भी भर सकते हो, 21 को भी, लेकिन ज़्यादा डिले मत करना। ज़्यादा डिले करोगे तो फिर दिक्कत आ जाती है। ज़्यादा डिले के अंदर क्या है कि या तो सेंटर की दिक्कत आती है या फिर और भी कोई समस्या आ जाए, तो फिर वो है, कभी कभी साइड भी नहीं चलती लास्ट टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप बचना है तो भाई सही टाइम पे कर लेना। बाकी क्या है कि करंट के बारे में बता देता हूँ। वैसे मैं ये अगर सब्जेक्ट अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे PDF के अंदर कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अब पढ़ना है, तो ये तो अभी मैं PDF एक बार ऑनलाइन अभी अपलोड करके फिर उसके अंदर बताता हूँ आपको, और उसके मतलब इसी के अंदर बताऊँगा। बाकी आप CET ग्रेजुएशन आपका क्लियर हो गई, और पोस्ट का क्या खेल है, बढ़ भी सकती है और बिल्कुल बढ़ेगी, इतना तो मैं भी बता रहा हूँ आप सभी को कि पोस्टें बिल्कुल बढ़ेगी, 850 पे नहीं होगी, ये 2-3 हज़ार पोस्टों तक चला जाएगा जहाँ तक है मामला। बाकी इन्होंने मेंशन तो कर ही दिया है। अब मैं एक बार आपको क्या है कि पूरा सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या अब इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ पॉइंट मार्क करवा देता हूँ, और वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपन फटाफट चलते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते एक बार और सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक है गाइस।
हाँ तो गाइस ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, पूरी नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि एग्ज़ाम का पेपर जिस तरीके से अपन को रीड करना है ना तसल्ली से, एक बार इस नोटिफिकेशन के 21 पेजों को भी तसल्ली से रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे जिलों की प्राथमिकता का क्रम ध्यानपूर्वक भरें। उन्होंने साफ साफ बोला है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले भी, कि भैया ये आवेदन जिलों की प्राथमिकता का क्रम ध्यानपूर्वक भरे। संशोधन अवधि के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो भाई संशोधन के बाद इसमें क्या है कि कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो जब भी जिले भरें तो एक बार ध्यानपूर्वक भरें, और इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, और इसमें बताया कि अपन को क्या क्या चाहिए। तो भैया समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता होनी चाहिए आपको, यानी कि आपका सीईटी क्लियर होना चाहिए एक तो। ठीक है, सीईटी क्लियर होना चाहिए। और फिर है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर का पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भैया जिनका सीईटी पास आउट है वही कर सकते हैं। ठीक है, और सीईटी जिनका नहीं है वो नहीं कर सकते भाई, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है कि RSMSB राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पर जाकर ही करना है अपन को। EWS OBC या आपके सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे। बाकी OTR करना पड़ेगा, जो कि आपने कर ही रखा होगा, तभी आपने CET दिया है। यहाँ पे SSO ID की बात है, कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ये मैंने रीड कर लिए गाइज, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ भी नहीं है। बाकी ये शुल्क के बारे में, बाकी इन्होंने बताया कि विभाग, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे शुल्क की भाई वो कितना अपन को OTR करेंगे तो क्या पे करना पड़ेगा। तो भाई 600 रुपये जनरल वालों के लिए, बाकी अनुसूचित के लिए 400, और इनके लिए दिव्यांग के लिए कितना है 400 है भाई OTR की। बाकी चलते हैं आगे क्या दे रखा है। हाँ तो गाइज ये है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन डिस्कस करेंगे बाद में, इस पर स्टार लगा लो आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना कि कौन से ज़िले से फॉर्म लगाएं, कौन से ज़िले से फॉर्म फिल करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने खुद ने साफ साफ बताया कि आप एक बार पहले खुद सोच समझ कर ही लगाएं, क्योंकि बाद में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि अब देखो आप यार लगाओगे कि अजमेर से फॉर्म लगा दिया और आपके ज़िले से आपकी कैटेगरी की अगर कोई पोस्ट ही नहीं है, मतलब कि ST की वहाँ से एक पोस्ट है, ओनली एक पोस्ट है अजमेर से, और आप वहाँ लगा रहे हो OBC के फॉर्म, तो क्या मतलब है वहाँ से फॉर्म लगाने का, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं OBC की पोस्ट, तो वो आपको वहाँ पे कैसे मिलेगी पोस्ट। तो ये थोड़ा समझ के फिर ही फॉर्म लगाएं। बाकी चलते हैं आगे, और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर भैया क्या इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। विशेष प्रावधान सूचना राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति, ये कुछ भी नहीं है। EWS सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज है, जो कि आपको पता ही है। बाकी चलते हैं, यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने 12.5%, ये कुछ भी नहीं है। एक तो एज वाला टॉपिक है, जो कि आपको बता ही दिया मैंने, एज आपके लिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं इन्होंने, तो सर्टिफिकेट्स देख लो आप कौन कौन से, अगर आपके पास इनमें से कोई भी अवेलेबल हो तो, सर्टिफिकेट इनमें से कोई भी अवेलेबल हो तो। ये है अपने विशेष, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पात्रता वाला देख लो भाई, पात्रता क्या क्या दे रखा है। तो भैया आपके पास में DOE CA का अगर सर्टिफिकेट है, ठीक है, O+ का सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट से भी RSCIT की ज़रूरत नहीं है। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास में क्या है, इसके अलावा अगर कोपा का सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर DPCS का कोर्स कर रखा है, इसका प्रमाण पत्र है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। भारत में विधि या RSCIT वाला आ गया। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो तो भी कर सकते हो। या फिर देखो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलीटेक्निक संस्थान की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी आपको ज़रूरी नहीं है RSCIT। और भाई अगर किसी के पास में और नहीं तो फिर RSCIT का कोर्स। ठीक है, तो भाई 4 दे दिए इन्होंने, एक तो DOE CAA का O+ O लेवल वाला, ठीक है, या कोपा हो या DPCS हो, नहीं तो RSCIT का रिजल्ट आपका 31 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो क्या है, 29/1/2021 के अनुसार नियम 2 संशोधन की बात है। बाकी ये देखो यहाँ पे इन्होंने रेड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक योग्यता, स्नातक व कंप्यूटर योग्यता के दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। तो भैया ये दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंतकालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। ठीक है, अपलोड करना जरूरी है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है, भाई अंतिम वर्ष में अगर कोई प्रवेश हो रहा है
तो पिछले वर्ष की अंतकालिका अपलोड करना, ठीक है, जो भी है भाई कोई एक फाइनल ईयर में। तो यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद और प्रवेश ले लिया है, अगर आपने देखो RSCIT के अंदर प्रवेश ले लिया है, अब ये भी ले आइए, तो उसका तो कोई लास्ट ईयर का कुछ होगा नहीं, तो आप या तो उसकी रसीद, यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इसे आवेश नोटरी से सत्यापन शपथ प्रमाण पर अपलोड करवा दीजिए। और अभी तक भैया RSCIT में एडमिशन भी नहीं लिया आपने, तो भाई फिर तो क्या करना है आपको, फिर तो नोटरी से सत्यापन करवा के शपथ पत्र अपलोड करना पड़ेगा कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर ले। और ये देखो साफ साफ मेंशन कर रखा है कि एग्ज़ाम 31 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये क्लियर रख लेना, ठीक है। बाकी क्या है कि भूतपूर्व 15 वर्ष सैन्य सेवा वाला ये तो है ही नॉट एप्लीकेबल वाली बातें। बाकी चलो भाई स्वास्थ्य कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चरित्र ये इन्होंने दे रखा है। राष्ट्रीयता आपको पता ही है, नाग नेपाल वेपाल वाले भी भर सकते हैं इसको, भूटान वाले भी भर सकते हैं। बाकी आयु की बात इन्होंने करी है, तो भाई आयु की भी देख लो। आयु में क्या बताया है, अपन क्या है कि अभी सिलेबस को डिस्कस करूंगा, एक बार आपको बता देता हूँ कि ये देखो 1/1/2006 1/1/2026 से भाई क्या है कि आपके 18 से लेके 40 साल तक, लेकिन इन्होंने साफ छूट दी गई है 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन दृष्टिकोण को रखते हुए क्या दिया इन्होंने, 3 वर्ष की छूट भी दी है, तो भाई 40 + 3 43 साल तक की भर सकते हो, क्योंकि 3 साल से कोई भी क्या नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं थी ना, इसकी वजह से, ठीक है। वीडियो की वैकेंसी नहीं थी, इसकी वजह से आपको छूट दी गई है। बाकी चलो आगे और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और बाकी यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पेंशन वेंशन वाला छोड़ो, विवाह पंजीकरण भी नहीं। परीक्षा का आयोजन आपको बता ही दिया मैंने, डेट 31 अगस्त को है। अगर इसमें 31 अगस्त को इसमें कोई चेंजेस की अभी तक इनकी गुंजाइश नहीं है। बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अप्लाई होगी, तो भाई नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है, किसी के नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिए ही पेपर किस शिफ्ट का आता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी आगे देखो प्रवेश पत्र, ये कुछ भी नहीं, ये बाद की बातें। बाकी यहाँ पे क्या दे रखा है, आवेदन कैसे करें ये आप सभी को पता ही होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भैया फोटोग्राफ वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने बोल्ड करके लिखा है, देखो फोटोग्राफ वाली बात। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए निर्देश, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा, ठीक है। आवेदन में नवीनतम अधिकतम क्या है कि 1 महीने पुरानी अपलोड करनी है, बस 1 महीने से ज़्यादा की अगर पुरानी तो भाई नई फ़ोटो खिंचवा के फिर अपलोड करना, ठीक है। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करे, तो भाई ये ठीक है। और बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, अब ज़रूरी नहीं है कि भाई वाइट ही हो, हल्के रंग का भी चल जाएगा, ठीक है। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना, मतलब कि आपकी जो फ़ोटो है ना, तो फ़ोटो के अंदर ये नहीं कि मेरी फ़ोटो तो इतनी सी और पता नहीं आगे यहाँ पे कबूतर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका 50% से ज़्यादा एरिया आपकी शक्ल घेरनी चाहिए, ठीक है। बाकी भाई आगे क्या दे रखा है इन्होंने, ये फ़ोटो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट बता ही दिया, JPG में होनी चाहिए, साइज़ बता दी, ठीक है। बाकी आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरते समय 2 या अधिक फ़ोटो को मिलाकर फ़ोटो को एडिट ऐप से, मतलब ये देखो साफ साफ लिखा है कि भाई एडिट ऐप से या छेड़खानी नहीं करनी। फ़ोटो के अंदर कोई काला है तो भाई गोरा होने की कोशिश करे और फिर अपलोड करे, तो भाई ऐसा नहीं करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हस्ताक्षर अपलोड करते समय भी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी सब आपको पता ही, आपने बहुत फॉर्म भरे, अप्लाई करने की प्रक्रिया भी पता है आपको। बाकी इन्होंने बताया कि अब ये 7 दिन तक हम क्या करेंगे, विंडो ओपन करेंगे जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो साफ साफ लिख रखी है, ये वाला पॉइंट एक बार रीड कर लो क्या लिखा है इन्होंने। ऑनलाइन आवेदन के संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर, परीक्षा आयोजन लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवस हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है भाई। सभी को अगर कोई दिक्कत कोई गलती हो जाती है तो ठीक है आप चेंज कर सकते हो। और फिर क्या, परीक्षा आयोजन के उपरांत परीक्षा के बाद में ऑनलाइन आवेदन में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। परीक्षा आयोजन के उपरांत उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना भाई। इससे पहले ही आपको मौका दिया जाएगा तो उसी टाइम पे चेंज कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बाकी विड्रॉ का आपको पता ही है, विड्रॉ कर सकते हो। तो गाइज यही था। बाकी अपन चलते सिलेबस के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। सिलेबस परीक्षा की स्कीम, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस के बारे में क्या है कि दूसरा वीडियो में ही डिस्कस करूँ, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है। तो एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो क्या है कि अपना एग्ज़ाम वही मैंने पहले बताया था कि जो मेंस वाला पेपर हुआ था पिछली बार, वीडियो मेंस, ठीक है, वीडियो का जो मेंस हुआ था वही सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। देखो 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हो गई कि ये ना, ये गणित अब क्या है कि थोड़ी तो 30 मार्क्स की कर दी, और ये जो 10 मार्क्स का डाल दिया, मतलब कि यहाँ जो 40 मार्क्स की गणित थी उसको कितने मार्क्स का कर दिया,
30 मार्क्स का कर दिया और 10 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटर जो अपने पटवारी के अंदर है वो कर दिया। अब देखो भाषा का ज्ञान ये कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें 30 मार्क्स की तो अपनी हिंदी आएगी और 20 मार्क्स की क्या आएगी भाई, इंग्लिश आएगी। सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ तो भाई सामान्य ज्ञान 20 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर अपना करंट अफेयर्स और टेक्निकल वाले करंट पे ज़्यादा ध्यान देना भाई। इंदिरा गांधी ने जितने भी अभी जो भी चल रहे हैं ना ऐप्स वगैरह, इनके ऊपर सब कुछ रट लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। बाकी भूगोल अपन को पता ही है कि यहाँ पे वर्ल्ड भूगोल भी आ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ रही है, तो एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी क्या है कि इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल हटा दी गई है, नाम मात्र भी नहीं आएगी। राजस्थान का इतिहास आएगा, कला एवं संस्कृति आएगा, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर आएगा। बाकी 1/3 इसमें क्या है कि नेगेटिव रहेगी, जो कि आप लोगों के को ध्यान में रखते हुए ही पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और एक क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सवाल ये भी है कि भैया किस तरीके से अपन क्या है कि अब करें 75 डेज़ के अंदर। तो भाई अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर क्या है कि मैं यही डिस्कस करूंगा कि अपन क्या है 75 डेज़ के अंदर कैसे किस तरीके से अब तैयारी करें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आप सभी लोगों को कि भाई सिलेक्शन क्या है कि उसी का होता है, या तो नोटिफिकेशन से पहले पढ़ने लग जाए, पहले पढ़ोगे तो भाई कंसिस्टेंसी से पढ़ो, धीरे 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 धीरे, खरगोश की तरह नहीं कछुए की तरह पढ़ते रहो। और अगर आपको फिर अगर नोटिफिकेशन के बाद में जाग रहे हो तो भाई अब तो फिर दिन रात एक कर दो, क्योंकि 75 डेज़ ही बचे। तो गाइस अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में कि पिछले से अभी में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस। और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो।